Hello friends, welcome everybody to CA Final ISKA classes by me Ankit Kapoor. So, before we start, let me tell you, ये क्लास वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास रहने वाली है आपके इसका के सिलेबस की, स्पेशली फॉर चैप्टर 1। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस होने वाले हैं, सो बहुत ध्यान से सुनना, कीप फोकस्ड। So, let's start with the first slide. So, we are discussing about COVID-5. COVID-5 Business Framework and Management of Enterprise IT. हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि एंटरप्राइज खाली लॉफुल रिक्वायरमेंट की मैनेजमेंट नहीं है। सो COVID-5 क्या देता है? COVID-5 gives set of best practices for information technology. Set of best practices for information technology management developed किया है किसने? ISACA ने। What is ISACA? Information System Audit and Control और Association। ISACA के साथ साथ इसको एक और उसने डेवलप किया है जिसको कहते हैं IT Governance Institute। So, let's move on to the next slide. So, इसमें हम आगे क्या पढ़ते हैं? ISACA डेवलप एंड मेंटेन करता है COVID-5 के फ्रेमवर्क को और हेल्प करता है आईटी के प्रोफेशनल्स को कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इनकॉर्पोरेट करता है लेटेस्ट थिंकिंग को किस चीज़ में? एंटरप्राइज की गवर्नेंस में। इनकॉर्पोरेट करता है लेटेस्ट थिंकिंग को एंटरप्राइज की गवर्नेंस में और साथ ही साथ मैनेजमेंट की टेक्निक्स में। So let's move on to the next slide. Now we'll deal with need of COVID-5. एंटरप्राइज में COVID-5 की ज़रूरत क्या है? COVID-5 देता क्या है? COVID-5 स्टैंडर्ड्स देता है, प्रैक्टिसेस देता है, टूल्स देता है गवर्न करने के एंटरप्राइज आईटी को। So, उसकी ज़रूरत क्या है? आजकल एंटरप्राइज डिपेंड करती है रिलायबल डाटा पे। रिलायबल होना चाहिए डाटा, तभी वो बिजनेस के यूज़ में होगा। मतलब एवं कोई डाटा ना हो, डाटा कोई रिलायबल सोर्स से हो, किसी भी अनरिलायबल सोर्स का डाटा होगा तो उसका यूज़ ही नहीं है कोई, बिकॉज आप वैसे ही उस पर रिलाई नहीं कर सकते। सो रिलायबिलिटी ऑफ डाटा इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो ये एक नीड है COVID-5 की कि COVID-5 ज़रूरत इसलिए है कि रिलायबल सोर्स से डाटा। सो नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड करवाता है गुड प्रैक्टिसेस। अभी मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि स्टैंडर्ड देता है, प्रैक्टिसेस देता है, टूल्स देता है। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट आ गया प्रैक्टिसेस का। प्रोवाइड करवाते हैं गुड प्रैक्टिसेस गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट में। तो गुड प्रैक्टिसेस देगा ताकि हम क्रिटिकल बिजनेस इश्यूज़ को हैंडल कर सकें, एड्रेस कर सकें क्रिटिकल बिजनेस इश्यूज़ को। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। COVID-5 क्या प्रोवाइड करता है? सेट ऑफ ग्लोबली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल GAP गैप। फिर से प्रैक्टिसेस एंड टूल्स, मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस, टूल्स ऑफ प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड एक ही बात है। प्रैक्टिसेस भी आ गया, एनालिटिकल टूल्स भी आ गया, जो कस्टमाइज किए जा सकते हैं। कस्टमाइज एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है COVID-5 का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है, आपको इसको बहुत फोकस रखना है क्योंकि COVID-5 को कस्टमाइज़ किया जाता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ के हिसाब से, नीड के हिसाब से, इंडस्ट्री हो गई, जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से उसको कस्टमाइज़ किया जा सकता है। लॉफुल रेगुलेशंस के हिसाब से भी इसको कस्टमाइज़ किया जा सकता है। तो कस्टमाइज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड फॉर COVID-5। इसको आपको बहुत ज़्यादा फोकस में रख के चलना है जब भी COVID-5 का कोई क्वेश्चन है। कस्टमाइजेशन, सो साइज, इंडस्ट्री एंड जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से इसको कस्टमाइज़ किया जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये भी नीड से ही डील कर रहा है। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन का ऑप्टिमल वैल्यू यूटिलाइजेशन में, यानी कि ऑप्टिमल वैल्यू आए कि पूरी की पूरी हम उसका बेनिफिट ले सकें, ऑप्टिमल वैल्यू डिराइव कर सकें। ये ना हो कि हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आईटी में, तो ये ना हो कि जितना हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं हम उससे कम बेनिफिट में चल रहे हैं, उसका फुली यूटिलाइज ना कर रहे हैं।
नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कोविड 5 क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है टूल्स को। दोबारा से स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस टूल्स, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है नीड के उसमें। तो देखिए दोबारा से एक टूल वर्ड आ गया आपको। टूल प्रोवाइड करवाता है जो नेसेसरी हैं। किस चीज़ में नेसेसरी है, अंडरस्टैंड करने में, यूटिलाइज करने में, इम्प्लीमेंट करने में और डायरेक्ट करने में आईटी एक्टिविटीज़ को। नेसेसरी है किन किन चीज़ों में, अंडरस्टैंड, यूटिलाइज, इम्प्लीमेंट एंड डायरेक्ट। अंडरस्टैंड, यूटिलाइज, इम्प्लीमेंट एंड डायरेक्ट। सो अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कस्टमाइजेशन है पॉसिबल। तो कस्टमाइजेशन इसकी इस हिसाब से भी पॉसिबल है कि अलग अलग साइजेस के लिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है और पब्लिक सेक्टर के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। ये नहीं कि खाली प्राइवेट सेक्टर ही इसे यूज़ करे, पब्लिक सेक्टर के लिए भी इसे यूज़ किया जा सकता है। सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये स्लाइड भी नीड्स पे ही फोकस कर रही है। अभी हमने देखे थे नीड्स ऑफ कोविड 5, अब है नीड्स पे फोकस कर रही है। एंड इज नीड्स ऑफ कोविड 5 एंड इज डिजाइन टू डिलीवर बिजनेस बेनिफिट्स इंक्लूडिंग, यानी कि उसकी ज़रूरत है प्लस ये डिज़ाइन किया गया है कि ये वाले बिजनेस बेनिफिट इससे डिलीवर हो सकें, जो इंक्लूड करते हैं इसको। ये चीज़ें इंक्रीज होती हैं, ये वाले बेनिफिट हैं जो इंक्रीज होते हैं। वैल्यू क्रिएशन इंक्रीज होती है, यूज़र्स का सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है, एंटरप्राइज की इन्वायरमेंट इंक्रीज होती है आईटी रिलेटेड एक्टिविटीज़ में, और लॉ एंड रेगुलेशन से मैंने आपको कहा था कोविड 5 कस्टमाइज किया जा सकता है लॉ के हिसाब से भी, तो कंप्लाइंस विद लॉ भी इंक्रीज होता है। देखिए आपकी इंस्टीट्यूट की बुक में ये इस हिसाब से नहीं लिखा है, मैंने इनको थोड़ा कस्टमाइज़ किया है। मैंने भी इनको कस्टमाइज़ किया ताकि आपके लिए याद करना आसान। तो ये सारे पॉइंट जो आप बुक में देखेंगे इंक्रीज हो रहे हैं। अब रिड्यूस क्या हो रहा है, आईटी रिलेटेड रिस्क रिड्यूस हो रहा है। और आखिरी पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ मोर आईटी फोकस्ड सॉल्यूशन एंड सर्विसेज। ये लास्ट पॉइंट है, ये बिजनेस बेनिफिट डिलीवर करता है कोविड 5। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इंटीग्रेटिंग कोविड 5 विद अदर बिजनेस फ्रेमवर्क और अदर फ्रेमवर्क। तो कोविड 5 एक इकलौता कोई रेगुलेशन नहीं है। कोविड 5 इकलौता कोई रेगुलेशन नहीं है, और भी बड़े सारे रेगुलेशन हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ही है कि इसको कस्टमाइज़ किया जा सकता है, तो इसको ऐसे भी कस्टमाइज़ किया जा सकता है कि ये इंटीग्रेट हो जाए अदर जो फ्रेमवर्क्स हैं। अब अदर फ्रेमवर्क्स क्या क्या हैं, ITIL है, TOGAF है, ISO है, GEIT है, और भी ऐसे हैं, ISO 38522/2008 वाला है। तो ऐसे बड़े सारे फ्रेमवर्क हैं जिनके साथ कोविड 5 इंटीग्रेट किया जाता है। सो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट इनमें से कौन कौन से फ्रेमवर्क से डील करता है। सो फर्स्ट पॉइंट इज डीलिंग कि इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है ITIL से, TOGAF से एंड ISO 27001 से। तो ISO 27001 इज जस्ट लाइक अ स्टैंडर्ड, लाइक आपने सुना होगा सामान के लिए स्टैंडर्ड्स हैं ISO के। तो जब सर्विसेज के रिगार्ड में ISO का स्टैंडर्ड है, तो जो सर्विसेज के रिगार्ड में स्टैंडर्ड है वो है 27001। नेक्स्ट इज डीलिंग विद अलाइनमेंट विद GEIT, गवर्नेंस ऑफ एंटरप्राइज IT स्टैंडर्ड से मैं आपके साथ पहले डील कर चुका हूँ पहले की क्लास में। ISO 38522/2008 which sets out high level of principle for governance of enterprise IT या IT के लिए। तो ये स्पेसिफिकली IT की गवर्नेंस से डील कर रहा है ISO 38522/2008। सो ये सिंगल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क है, यानी कि एक ही ऐसा फ्रेमवर्क है जिस एक ही उसमें बड़े सारे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टैंडर्ड समा सकते हैं। सो ये भी उसी से डील कर रहा है, इंटीग्रेटिंग से। तो द फ्रेमवर्क एंड रिजल्टिंग एनेबलर्स, फ्रेमवर्क ये वाला फ्रेमवर्क और इससे निकलने वाले एनेबलर्स आर अलाइंड विद एंड आर इन हार्मोनी विद अदर फ्रेमवर्क्स इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, ये फ्रेमवर्क और इससे निकलने वाले एनेबलर्स
दूसरे फ्रेमवर्क से अलाइंड होते हैं, इन शर्तों पे या इन बातों से अलाइंड होते हैं। पॉलिसी, एंटरप्राइज की पॉलिसी, स्ट्रेटेजी, गवर्नेंस, बिजनेस के प्लान, ऑडिट की अप्रोच। सिंपल से पॉइंट है, स्ट्रेटेजीज फॉर लॉन्ग टर्म प्लान्स आर फॉर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म प्लान्स आर कॉल्ड स्ट्रेटेजीज, ऑडिट की अप्रोच, एंटरप्राइज की पॉलिसीज। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क से एंटरप्राइज गवर्नेंस, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, यानी कि एंटरप्राइज की गवर्नेंस है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, लाइक ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, प्रोसेस कैसे फ्लो होता है, ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की क्या है। सो लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज डीलिंग विद कंपोनेंट्स ऑफ कॉबिट 5। यहाँ पे आपको याद रखना है पीएम यानी कि प्रधानमंत्री को, सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर को, और फ्रेमवर्क को। और मैं दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली के सीएम और इंडिया के पीएम की नहीं बनती, तो सीएम पीएम का फ्रेमवर्क नहीं सेट हो रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले फ्रेमवर्क, ऑर्गेनाइजेशन आईटी गवर्नेंस ऑब्जेक्टिव एंड गुड्स प्रैक्टिसेस। ऑर्गेनाइज, और फ्रेमवर्क क्या करता है, कॉबिट 5 का फ्रेमवर्क क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है आईटी के गवर्नेंस ऑब्जेक्टिव को और गुड प्रैक्टिसेस को। देखिए ऑब्वियसली बुक में ऐसे नहीं लिखा गया जैसे मैंने लिखा है, पर ये मैंने इस हिसाब से ऐसे किया ताकि आप इसको पढ़ें, इतना तोड़ के पढ़ें और आप इसको एनालाइज करें और उसी हिसाब से इसको याद करें। ऑर्गेनाइज करता है आईटी गवर्नेंस ऑब्जेक्टिव को और गुड प्रैक्टिसेस को बाय डोमेन्स एंड प्रोसेसेस एंड लिंक्स देम टू बिजनेस रिक्वायरमेंट को। आई सपोज easy to understand. Now PM का भी प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। व्हाट इज प्रोसेस डिस्क्रिप्शन? कंपोनेंट ऑफ कॉबिट 5 में पहला आ गया फ्रेमवर्क, दूसरा आ गया प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। रेफरेंस प्रोसेस एंड मॉडल, एक रेफरेंस प्रोसेस और एक मॉडल और एक कॉमन लैंग्वेज फॉर एवरीवन इन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जब प्रोसेस को डिस्क्राइब किया जाए तो ऐसा हो कि जो कॉमन लैंग्वेज हो। ठीक है, द प्रोसेस मैप, प्रोसेस का मैप क्या होता है? सबसे पहले कोई चीज़ आप प्लान करेंगे, फिर उसको बिल्ड करेंगे, फिर बिल्ड करके उसको रन करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और जब इम्प्लीमेंट करेंगे उसके बाद उसको कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग करेंगे। तो जो PBRM आपको याद रखना, प्लान, बिल्ड, रन एंड मॉनिटर। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, ये CM का सी है, कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव। फ्रेम कंपोनेंट ऑफ कॉबिट 5 इज कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। सो प्रोवाइड करना, what is like control, so it is description, provide करता है complete set of high level requirement to be considered by management for effective control of each IT process. I don't think इसमें मैं आपको पास कुछ समझाने वाला है, आपको इसको ऐसे ही याद करना होगा। प्रोवाइड करेगा complete set of high level requirement जो कंसिडर किया जाएगा मैनेजमेंट से फॉर इफेक्टिव कंट्रोल, अच्छे कंट्रोल के लिए हर आईटी प्रोसेस पे, यानी कि आईटी के प्रोसेस पे अच्छा कंट्रोल हो तो उसका रिक्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है ये पॉइंट, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। सो मैनेजमेंट गाइडलाइंस, आप इसको PM का मान लें या CM का मान लें, दिस इज मैनेजमेंट गाइडलाइंस। तो मैनेजमेंट गाइडलाइंस क्या करती हैं? हेल्प करती हैं असाइन करने में रिस्पॉन्सिबिलिटी को, एग्री ऑन ऑब्जेक्टिव्स को, जी यानी कि जिन ऑब्जेक्टिव पे सबकी रजामंदी है उनको, measure, perform and illustrate interrelationship between the other person, यानी कि measure करता है, perform करता है और illustrate यानी कि एग्जाम्पल देता है जो रिलेशनशिप है बड़े सारे प्रोसेसेस में उनका। मैच्योरिटी मॉडल, तो मैच्योरिटी मॉडल क्या है? assess maturity model and capability per process and help to address gap। सिंपल है assess करना है आपको, सिंपल है आपको असेस करना कैपेबिलिटीज को, मैच्योरिटी को प्रोसेस के हिसाब से, और जो अगर कोई बीच में गैप आता है, कोई बीच में मतलब लूप होल रह गया है तो उसको ठीक करने में। सो आई होप आप याद कर पाएंगे इसको, PM, CM और फ्रेमवर्क। So now let's move on to the next slide. अब क्या है बेनिफिट ऑफ कॉबिट 5? कॉबिट 5 के बेनिफिट्स क्या क्या है? हेल्प्स इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, गवर्नेंस और मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करता है। ऑप्टिमम वैल्यू यूटिलाइजेशन,
हमने पहले भी पढ़ा है, ये नीड ऑफ कॉबिट 5 में भी था। मैनेज करता है आईटी को एंड टू एंड। जैसे मैंने आपको बोला कस्टमाइजेशन कॉबिट 5 का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वैसे ही एंड टू एंड भी कॉबिट 5 का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। रेड पे रेड वो हिडन हो गया। सो मैनेज आईटी रिलेटेड रिस्क एंड इंश्योर कंप्लायंस सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। मैनेज करता है आईटी रिलेटेड रिस्क को। एंड को पूरा कर लें पहले हम, एंड टू एंड। सो मैनेज करता है आईटी रिलेटेड रिस्क को, इंश्योर करता है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी को। इंक्रीज करता है यूज़र सेटिस्फेक्शन को, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। यूज़र सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होती है। इंक्रीज वाले पॉइंट्स हमने पहले पढ़े थे, इंक्रीज रिड्यूस वाले में। सो यूज़र की सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होती है। यूजफुल फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल साइजेस एंड टाइप्स, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। सो कस्टमाइजेशन आ गया वापस। सो कॉबिट 5 को टेलर किया जाता है, यानी कि कस्टमाइज किया जाता है। टेलर्ड का मतलब ही हुआ टू मीट दी एंटरप्राइज स्पेसिफिक बिजनेस मॉडल के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से, इंडस्ट्री के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से और कल्चर के हिसाब से। तो बिजनेस मॉडल, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, इंडस्ट्री, लोकेशन, कॉर्पोरेट कल्चर। बिजनेस मॉडल, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, इंडस्ट्री, लोकेशन, कॉर्पोरेट कल्चर। अब इसको बार बार बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा। So because of its open design it can be applied to meet needs related to open design है, तो इसको अप्लाई किया जा सकता है किन किन ज़रूरतों को पूरा करने की। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की ज़रूरत, रिस्क मैनेजमेंट की ज़रूरत, गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ आईटी एंटरप्राइज आईटी GEIT, एश्योरेंस एक्टिविटी, लेजिस्लेटिव, रेगुलेटिव, कंप्लायंस, फाइनेंशियल प्रोसेस, इनवर्स CSR रिपोर्टिंग। यानी कि आप समझ ही सकते हैं बड़े सारे कॉमन इंटर रिलेटेड पॉइंट्स हैं। GEIT, रेगुलेटरी कंप्लायंस, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल प्रोसेसिंग, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब आप लिंक पॉइंट्स में पढ़ चुके हैं पहले, तो आई डोंट थिंक आपके लिए मुश्किल होना चाहिए इनको याद रखना। सो प्रिंसिपल्स के हैं कॉबिट 5 के, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आपको याद रखना है ये लाइन को, मीटिंग स्टेक होल्डर end to end in a single integrated holistic approach by governance and management। ये बस याद रखने के लिए लाइन है, आपको पॉइंट्स याद हो जाएंगे इससे, बट इसको लिख लीजिए। मीटिंग स्टेक होल्डर end to end in a single integrated holistic approach by governance and management। So meeting stakeholder end to end in a single integrated holistic approach by governance and management। So first is meeting stakeholder need, second is covering the enterprises end to end, applying a single integrated framework, enabling a holistic approach, separating governance from management। Now let us learn about each one of them। So first is meeting stakeholder need, stakeholder की ज़रूरतों को मिलना, यानी कि इसमें क्या होता है, जो स्टेक होल्डर्स की नीड है उसको कन्वर्ट किया जाता है गोल्स में, उनसे वैल्यू डिराइव की जाती है। इट्स एनेबलर फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए एनेबलर है, वैल्यू क्रिएशन के लिए एक एनेबलर है कॉबिट 5। कस्टमाइजेशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, मार्केट इंडस्ट्री साइज के हिसाब से इसको कस्टमाइज किया जा सकता है ताकि स्टेक होल्डर की नीड को हम फुलफिल कर सकें। तो मैकेनिज्म है जो ट्रांसलेट करता है स्टेक होल्डर की नीड को स्पेसिफिक और अचीवेबल गोल्स में। सो नेक्स्ट पॉइंट, कवरिंग एंटरप्राइज एंड टू एंड। मैंने आपको पहले बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद होगा एंड टू एंड रेड से लिखा था और उसमें मैंने रेडी हाईलाइट कर दिया था। सो कवरिंग एंटरप्राइज एंड टू एंड क्या करता है कॉबिट 5 इस पॉइंट्स के रिगार्डिंग। कॉबिट 5 इंटीग्रेट करता है गवर्नेंस ऑफ एंटरप्राइज आईटी को एंटरप्राइज गवर्नेंस को, यानी कि आपने पढ़े हैं ये दो टर्म्स GEIT और एंटरप्राइज गवर्नेंस, लिंक्ड टर्म्स हैं, इन दोनों को कॉबिट 5 इंटीग्रेट करता। सो ट्रीट करता है आईटी को एज एन एसेट। यू नो एंड टू एंड एक पॉइंट है जो आईटी से रिगार्ड में बात कर रहा है, कॉबिट 5 और आईटी से रिगार्ड में बात कर रहा है। सो कवर करता है
आईटी को, अब आईटी को ये कैसे कवर करता है कि इसको एसेट की तरह ट्रीट करता है। इट ट्रीट्स आईटी लाइक एन एसेट। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन की बाकी चीज़ें उसकी एसेट्स होती हैं, वैसे ही आईटी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक एसेट है। सो इट टेक्स आईटी रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड गवर्नेंस को एंड टू एंड में लेके जाता है। अदर पॉइंट्स में अभी एंड टू एंड वाला पॉइंट खाली आईटी को डील कर रहा है, अदर एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस से डील नहीं कर रहा, क्योंकि आप आगे देखेंगे एक और पॉइंट आ रहा है, सिंगल इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक अप्रोच, तो उसमें अदर चीज़ों को भी डील कर रहा है, बट एंड टू एंड में खाली आईटी को डील कर रहा है। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट, अप्लाइंग अ सिंगल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क। एक सिंगल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क अप्लाई करता है। इंटीग्रेटिंग वाला पॉइंट मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ कि इसमें हम जो दूसरे फ्रेमवर्क्स हैं उसके साथ अलाइन कर सकते हैं, ताकि कॉबिट 5 का तो फॉलो हो ही हो, अदर फ्रेमवर्क भी फॉलो हो जाए। तो होलिस्टिक अप्रोच लेता है, ठीक है। एंड टू एंड वाला पॉइंट में मैंने आपको पहले ही बताया कि वो खाली आईटी के एस्पेक्ट से डील कर रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल लेके चलता है। तो होलिस्टिक अप्रोच। सो सेवरल इंटीग्रेटेड कंपोनेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन चलती है। ये प्रोवाइड करवाते हैं सेट ऑफ एनेबलर्स जो सपोर्ट करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम। सो आपने देखा ये प्रोवाइड करवाता है सेट ऑफ एनेबलर जो सपोर्ट करता है इम्प्लीमेंटेशन किसकी, कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम। और यहाँ पे हमने ओवरऑल गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम की बात की, खाली आईटी के गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम की बात नहीं की, जो होती है एंड टू एंड वाले पार्ट। सो एनेबलर क्या है, हमने अभी पिछले पॉइंट में एनेबलर्स के बारे में पढ़ा, बट एनेबलर्स है क्या। सो एनेबलर्स आर एनीथिंग दैट डिफाइंस और दैट कैन हेल्प अचीव द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में मदद कर सके, वो एनेबलर्स हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। सेपरेट करना है गवर्नेंस फ्रॉम मैनेजमेंट को। गवर्नेंस और मैनेजमेंट को अलग अलग रखना है। तो सिंपल बस यही पॉइंट है इसमें। अब अलग अलग क्यों रखना है, क्योंकि ये दो टाइप के डिसिप्लिन डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे डिफरेंट लेवल पे होते हैं और दोनों डिफरेंट पर्पस के लिए काम करते हैं। सो नेक्स्ट इज कॉबिट 5 प्रोसेस रेफरेंस मॉडल। देखिए मैं आपको दोबारा एक बार बताना चाहूँगा कि आप मेरी स्लाइड्स को बार बार देखिए। अगर आप कहीं पे कंफ्यूज होते हैं तो बैक करिए और दोबारा देखिए, उस पॉइंट को दोबारा क्लियर कीजिए। ज़्यादा आपको प्रेशर लगता है वीडियो को पॉज कीजिए, आपने जो नोट्स लिखे हैं उसको स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज के साथ मैच कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस स्लाइड अगेन। कॉबिट 5 का प्रोसेस रेफरेंस मॉडल। ये पॉइंट आप सेपरेटिंग गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट वाले पॉइंट से लिंक कर सकते हैं। तो प्रोसेस रेफरेंस मॉडल में कॉबिट 5 में मैं आपको बताना चाहूँगा गवर्नेंस के प्रोसेस हैं और मैनेजमेंट के प्रोसेस हैं, क्योंकि दोनों सेपरेट हैं। तो गवर्नेंस के जो प्रोसेस हैं वो है 5 और मैनेजमेंट के जो प्रोसेस हैं वो है 32। और मैं आपको पहले की क्लासेस में बता चुका हूँ, जब गवर्नेंस आए तो आपको याद रखना है EDM, इवेल्युएट, डायरेक्ट, मॉनिटर। सो इवेल्युएट करना, डायरेक्ट करना और मॉनिटर करना। मॉनिटर कंप्लाइंसेस, डायरेक्शन देना कि कैसे काम होना और चीज़ों का इवेल्युएट करना। मैनेजमेंट में क्या है, अगर गवर्नेंस में EDM है तो मैनेजमेंट में क्या याद रखना है आपको, ये पॉइंट हमने किया था, प्लान, बिल्ड, रन एंड मॉनिटर। सो मैनेजमेंट में PBRM है। एंड टू एंड वाला पॉइंट आपने देखा फिर से आ गया, इस बार मैं हाईलाइट नहीं करूँगा इसे। सो मैनेजमेंट वाला 4 डोमेन से करता है, PBRM से कवर करता है आईटी को और अलाइनमेंट विद डायरेक्शंस सेटअप बाय गवर्नेंस बॉडी। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लीडरशिप ऑफ CEO के अंडर। सो कॉबिट 5 के एनेबलर, द कॉबिट 5 एनेबलर मॉडल है टोटल ऑफ 37 गवर्नेंस
प्रोसेस एंड मैनेजमेंट प्रोसेस एज मेंशन बिलो। मैंने आपको बताया 32 मैनेजमेंट के और 5 गवर्नेंस के, तो टोटल हो गया 37। गवर्नेंस के 5। गवर्नेंस में मैंने आपको बताया जब भी आए ईडीएम आपको याद रखना है, तो 5 ईडीएम के हैं प्रोसेस, ईडीएम 1 से ईडीएम 5 तक। मैनेजमेंट के 32 है, तो मैनेजमेंट के 32 है। सबसे पहले एपीओ, दिस इज डीलिंग विद प्लानिंग। एपीओ की फुल फॉर्म अलाइन, प्लान और ऑर्गेनाइज। सेकेंड इज बिल्ड, सो सेकेंड डील कर रहा है बिल्ड से, ये है BAI, बिल्ड, एक्वायर और इम्प्लीमेंट। सो नेक्स्ट इज, ये मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट के लिए PBRM आपको याद रखना है, तो ये वाला रन से डील कर रहा है। दिस इज DSS, DSS इज नॉट फॉर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इट इज डिलीवरी सपोर्ट और सर्विसेज। चौथा और लास्ट पॉइंट डील कर रहा है मॉनिटर से, तो PBRM लास्ट पॉइंट डील कर रहा है मॉनिटर से, दिस इज MEA। तो अब 32 में से कौन सा वाला कितना है, इसको याद रखने के लिए आपको आप ऐसे याद रखते हैं कि अप्पू भाई और दास मियाँ। अप्पू भाई, एपीओ को आप अप्पू से याद रखिए, BAI को आप भाई बना दीजिए, DSS को आप बना दीजिए DASS भाई, दास, और MEA मियाँ। अप्पू भाई दास मियाँ, तो इससे आपको ये 4 पॉइंट याद हो गए। अब ईच प्रोसेस में कितने प्रोसेस हैं, यानी कि एपीओ के 13 हैं, BAI के 10 हैं, DSS के 6 हैं और MEA के 3 हैं। तो अब इसको आप कैसे याद रखेंगे, 13 यानी कि 13 योर्स वाला 13, 10 से 6, 10 से यानी कि 6 के लिए याद रखिए 3, 13 10 से 3 का क्लास है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। आपकी 5 घंटे की क्लास है, यानी फ्रॉम 10 to 3, 13 10 से 3 का क्लास। अप्पू भाई दास मियाँ, अप्पू भाई दास मियाँ 13 10 से 3 का क्लास है। सो अब इसमें आपको मैं एक और पॉइंट क्लियर करना चाहूँगा, या तो बस आपको याद करने के लिए था कि आप किसी तरह से इनके पॉइंट्स, इनके नंबर को याद रखें। जब इम्पोर्टेंट बात क्या है, जो EDM के प्रोसेसेस हैं उसमें एक आएगा EDM 03। सो EDM 03 क्या करता है, इंश्योर करता है रिस्क मैनेजमेंट को। EDM 03 इंश्योर करता है रिस्क मैनेजमेंट को, ठीक है। और ऐसे ही एक है APO वाले में, APO 12, वो क्या इंश्योर करता है, मैनेजमेंट ऑफ रिस्क। तो EDM 03 और APO 12 को आपने याद रखना है फॉर रिस्क मैनेजमेंट। नाउ अनदर क्या है, MEA 02 और MEA 03। MEA ये वाले MEA 02 और 03, 02 एंड 03 डील कर रहे हैं किससे, कंट्रोल से। 02 डील करता है इंटरनल कंट्रोल से और 03 डील करता है एक्सटर्नल कंप्लायंसेस से, ठीक है, एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट से। ये 3 थोड़ा अजीब सा हो गया, समझ जाएंगे आप। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। एनेबलर्स क्या हैं कोविड 5 के, हमने बहुत बार एनेबलर्स पढ़ा, अब पढ़ेंगे वो एनेबलर्स हैं क्या कोविड 5 के। सबसे पहले पढ़ते हैं एनेबलर है क्या। एनेबलर कुछ भी चीज़ है जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करे, वो एनेबलर है। एनेबलर्स क्या हैं, फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं तब क्या कोई चीज़ वर्क करेगी, वो एनेबलर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इस बात को कि क्या कोई चीज़ वर्क करेगी या नहीं करेगी। तो कोविड 5 के एनेबलर्स 7 कैटेगरी में है। इसको याद कैसे रखेंगे आप, PPF, COP और IPS, पीपल्स प्रोविडेंट फंड, कॉप यानी कि पुलिस वाला और IPS भी पुलिस वाला, PPF, COP और IPS। सो व्हाट इज PPF? PPF वाला एक ही पॉइंट है
जिसको एक ही एनेबलर है, ये वाले आपके 3 और 3 6 प्लस 1 7 एनेबलर हो गए। जो PPF क्या है, प्रिंसिपल्स पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क, एक एनेबलर ये हो गया कॉबिट 5 का। एनेबलर क्या है कॉबिट 5 का, प्रिंसिपल पॉलिसी और फ्रेमवर्क एनेबलर है। COP क्या है, कल्चर एथिकल वैल्यूज एंड बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और प्रोसेस। सो थर्ड एनेबलर IPS एनेबलर क्या है, इंफॉर्मेशन, पीपल स्किल एंड कॉम्पिटेंस और सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन। सो इनेबलर्स ऑफ कॉबिट 5 आप कैसे याद करेंगे, PPF, COP और IPS। सो let's move on to the next slide. सो ये वाली स्लाइड डील कर रही है इन्हीं एनेबलर्स को जो हमने पीछे पढ़े, PPF, COP और IPS को। इसको आपने एक ही बार पढ़ना है। प्रिंसिपल पॉलिसी फ्रेमवर्क हैं जो व्हीकल्स हैं जो ट्रांसलेट करते हैं बिहेवियर्स को, गाइडलाइंस को, डे टू डे मैनेजमेंट को। प्रोसेस डिस्क्रिप्शन क्या है, ऑर्गेनाइज सेट ऑफ प्रैक्टिसेस एंड एक्टिविटीज़ हैं टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्वियसली प्रोसेस को डिस्क्राइब किया है, यानी कि ऑर्गेनाइज है वो डिस्क्राइब किया हुआ, आपको क्या स्टेप लेने हैं। सेट ऑफ प्रैक्टिसेस एंड एक्टिविटीज़ है। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, हायरार्की है, की डिसीजन मेकिंग हायरार्की आप समझ ही सकते हैं, ऊपर कौन नीचे कौन उससे नीचे कौन कौन, की डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर है। कल्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल्स आपस में कैसे बिहेव करते हैं वो सबसे डील करता है। इंफॉर्मेशन परवेसिव है, यानी कि हर जगह है, सिंपल सा पॉइंट, और हर कोई यूज़ कर रहा है। सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन इंक्लूड ऑल इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड एंटरप्राइज विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसेसिंग एंड सर्विस। पीपल, उनका स्किल, उनकी कॉम्पिटेंसीज आपस में, उनकी क्षमता, ये सब। सो रिस्क मैनेजमेंट, अब आपको याद होगा पीछे आई थिंक मैंने एक स्लाइड में आपको बताया कि EDM 03 और APO 12 ये डील कर रहा है किससे, रिस्क मैनेजमेंट से। तो अब आ गया रिस्क मैनेजमेंट इन कॉबिट 5। फिर कॉबिट 5 एक्सेलेंट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, EDM 03 भी उससे डील करता है, इंश्योर ऑप्टिमाइजेशन है, और APO 12 भी उसी से डील करता है। सुनो दिस पॉइंट, दिस प्रोसेस इंश्योर्स दैट एंटरप्राइज रिस्क एपेटाइट एंड टॉलरेंस आर अंडरस्टूड, यानी कि एंटरप्राइज कितना रिस्क सह सकता है उसे समझा जाए, उसको आर्टिकुलेट किया जाए और उसको कम्युनिकेट किया जाए। सो यहाँ पे मैंने आपको बताया APO 12 भी है, मैनेज करता है रिस्क। APO 12 क्या करता है, दिस प्रोसेस रिक्वायर कॉन्टीन्यूअली आइडेंटिफाइंग, लगातार आइडेंटिफाई करना है, असेस करना है, रिड्यूस करना है IT से रिलेटेड रिस्क को विद उस टॉलरेंस लिमिट जो हमने पिछले पॉइंट पे पढ़ा, उस टॉलरेंस लिमिट के अंदर उसको ख़त्म कर देना है IT से रिलेटेड रिस्क को। सो कॉम्बिनेशन इंश्योर करता है रिस्क मैनेजमेंट EDM 03 और APO 12 का। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। फॉर डिटेल गाइडेंस इज अवेलेबल, इसके आगे डिटेल गाइडेंस अवेलेबल है इन फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस एंड एक्टिविटीज़ दैट आर डिजाइन टू ट्रीट रिस्क, जो डिज़ाइन ही की गई है रिस्क को ट्रीट करने के लिए। कॉबिट 5 रिस्क मैनेजमेंट का पॉइंट है। इन एडिशन टू एक्टिविटी, इन एक्टिविटीज़ के अलावा कॉबिट 5 एक चार्ट सजेस्ट करता है, वो चार्ट है RACI चार्ट। तो RACI चार्ट में R is for responsibility, A is for accountability and C is for consultation, I for information। तो इस चीज़ का एक चार्ट देता है कॉबिट 5 जिसको कहते हैं RACI चार्ट। ये भी रिस्क मैनेजमेंट का ही चार्ट है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेट होंगी, अकाउंटेबल बनाया जाएगा तो रिस्क मैनेज होगा। अगर किसी को जिम्मेदार बनाया जाएगा, जिम्मेदारी दी जाएगी तो वो उसके लिए अकाउंटेबल होगा और रिस्क बचेगा उससे। सो रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क असेसमेंट, रिस्क को मिटिगेट करना, रिस्क को आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना, प्रायोरिटाइजेशन सेट करना, रिस्क को रिड्यूस करना, रिस्क के लिए प्लानिंग करना, कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग करना कि भैया मॉनिटर करते रहें कि रिस्क आ रहा हो तो पता चल जाए। यूजिंग कॉबिट 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर GRC, कॉबिट 5 को यूज़ करना है बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ GRC के लिए। सो
कोविड 5 को प्राइमरीली मतलब सबसे पहले क्यों इनकॉर्पोरेट किया जाता है, कंप्लायंस पर्सपेक्टिव के लिए, बट साथ ही साथ खाली कंप्लायंस के लिए ही इसको ना करो, ये भी एडवाइस किया जाता है कि बिजनेस रिक्वायरमेंट को भी ऑल्सो फोकस में रखो। दूसरा पॉइंट पे आते हैं हम, जीआरसी का प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये चीज़ें चाहिए होती हैं। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, आपको बस याद ही रखना है कि डिफाइनिंग क्लियरली व्हाट जीआरसी रिक्वायरमेंट आर एप्लीकेबल, आइडेंटिफाइंग द रेगुलेटरी कंप्लायंस, रिव्यूइंग जीआरसी स्टेटस, रिव्यूइंग द करंट जीआरसी स्टेटस, यहाँ पे आ गया जीआरसी स्टेटस और यहाँ पे आ गया करंट जीआरसी स्टेटस। यही आपकी स्टडी मैथ में भी है। डिटरमाइनिंग द मोस्ट ऑप्टिमल अप्रोच क्या है, सेटिंग आउट की पैरामीटर्स ऑन विच सक्सेस विल बी मेजर्ड, की पैरामीटर्स को सेट करना जहाँ पे सक्सेस को मेजर किया जाएगा। यूजिंग अ प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच, एक प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच को यूज़ करें, अडेप्ट करें ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को और अडेप्ट करें यूनिफॉर्म एंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को। अब ये बहुत सारे पॉइंट हो गए, पहले ही 2 पॉइंट है, उसमें आपको दूसरे पॉइंट में और भी बड़े सारे सब पॉइंट याद रखने। तो इसको याद कैसे रखेंगे, आप याद रखेंगे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपने सुना है, AI। उसके बाद आप याद रखेंगे GSM, जी यहाँ पे भी वही GSM, MS यानी कि GS और M। उसके बाद आप याद करेंगे पा 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 और पा में जो 2 हैं दोनों के लिए आपको अडेप्ट वर्ड याद रखना है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, GSM आपको मोबाइल टेक्नोलॉजी पता ही है, और PAA पा और PAA में दोनों ए अडेप्ट से डील कर रहे हैं, और दोनों अडेप्ट को याद कैसे रखेंगे, एक अडेप्ट है ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए और दूसरा है यूनिफॉर्म अप्रोच के लिए। आई होप आपको मदद मिलेगी इससे याद करने में। सो लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट स्लाइड। ये लास्ट स्लाइड है, आपका एक बहुत हैवी टॉपिक ख़त्म होगा इसके साथ, एक क्लास और होगी इसके बाद, बट स्टिल आप एक हैवी टॉपिक ऑफ कोविड से निकल चुके होंगे तब तक। तो सक्सेस जीआरसी के प्रोग्राम की कैसे मेजर की जा सकती है, फॉलोइंग गोल्स एंड मैट्रिसेस वर्ड आपको मैं बता चुका हूँ, नंबर वगैरह से लिंक्ड होता है। सो यहाँ पे आप कैसे याद रखेंगे सक्सेस ऑफ जीआरसी कैसे मेजर की जाती है। यहाँ पे आपको वैसे बता दूं कि मैट्रिसेस के लिए आपको ऐसा जितने नंबर मिलेंगे नहीं, यहाँ पे आपको याद रखना है कि दिस पॉइंट इज डीलिंग विद कंट्रोल और टाइम से डील कर रहा है। तो बहुत बार कंट्रोल वर्ड यूज़ होगा यहाँ पे, बहुत बार टाइम वर्ड यूज़ होगा, तो उससे आप इनको याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, डैशबोर्ड प्रोवाइड करता है, यानी गाड़ी का डैशबोर्ड होता है ना, यानी कि आगे आपके सामने सब कुछ कंट्रोल रहे, तो ऐसा डैशबोर्ड प्रोवाइड करता है ओवरऑल कंप्लायंस के लिए, की इश्यूज़ के लिए रियल टाइम बेसिस पे। एक टाइम तो आ भी गया रियल टाइम बेसिस पे। दूसरा इम्प्रूवमेंट थ्रू आउट दूसरा है इम्प्रूवमेंट थ्रू स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ प्रोसेस। दूसरा पॉइंट है इम्प्रूवमेंट देता है किससे, स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ प्रोसेस एंड रिडक्शन इन टाइम, यानी कि प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने में और टाइम को रिड्यूस करने में, यानी कि प्रोसेस में जो टाइम लगता है उसको रिड्यूस करने में। कैसे, ऑटोमेशन से। किसका ऑटोमेशन, कंट्रोल का। सो टाइम और कंट्रोल दोनों पॉइंट आ गए यहाँ पे, ऑटोमेशन ऑफ कंट्रोल, रिडक्शन इन टाइम एंड कंप्लायंस मेजर। सो नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्रूवमेंट इन टाइमली रिपोर्टिंग। फिर से टाइम आ गया, टाइमली रिपोर्टिंग, यानी कि रिपोर्ट करने वाले उसको टाइमली रिपोर्ट हो उसको इम्प्रूव करता है। किस चीज़ की रिपोर्टिंग, कंप्लायंस की। सो रिड्यूस करता है रिडंडेंसी को, रिडंडेंसी रिड्यूस होगी, यानी कि एक एक्टिविटी जो हमें बार बार करनी पड़ती थी वो रिड्यूस होगी, तो टाइम बचेगा। और रिडंडेंसी रिलेटेड टू कंट्रोल एंड टाइम ऐसे भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपके दोनों पॉइंट आए। रिडक्शन इन कंट्रोल फेलियर्स, यानी कि कंट्रोल में जो फेलियर्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। ऑब्वियसली जब कंट्रोल इम्प्रूव होगा तो कंट्रोल से रिलेटेड फेलियर भी रिड्यूस हो जाएंगे। कंट्रोल इम्प्रूव होगा तो टाइम बचेगा, ऑब्वियस सी बात है, टाइम बचेगा तो ऑब्वियसली आप टाइमली रिपोर्टिंग भी करेंगे। और प्रोसेस स्ट्रीमलाइन होगा तो ऑब्वियसली
कंट्रोल भी अच्छा होगा, और वो कंट्रोल अच्छा कैसे होगा, जब वो ऑटोमेशन होगा। सो रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू, अब आपका कंप्लायंस जब सब अच्छा हो ही रहा है तो आपके लीगल एक्सपेंस ऑब्वियसली कम हो जाएंगे। फाइनली जब हर चीज़ में टाइम बच रहा है तो ओवरऑल टाइम बच जाएगा, जो ऑडिट करने में टाइम लगता है, क्योंकि मोस्टली चीज़ें ठीक होंगी तो ऑडिट का टाइम कम हो जाएगा। की बिजनेस एरिया। सो थैंक यू, please do like, share and subscribe the video. I hope you will study well and live well. Good day.